नमस्कार छात्रों। आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में अगला टॉपिक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था संसदीय शासन व्यवस्था। अब अगला है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब संसदीय शासन प्रणाली अपन ने पढ़ ली है। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या भिन्नता है, तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं? अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण के अनुसार अपने स्वरूप, कार्यकाल और नीतियों के संदर्भ में विधायिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका किससे? विधायिका से स्वतंत्र होती है। इस पर गार्नर ने कहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति व उसके मंत्री अपने कार्यकाल तथा राजनीतिक नीतियों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है। अब इस शासन प्रणाली में कार्यकारी का मतलब राष्ट्रपति शासन का राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वह अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उसे केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह शासन प्रणाली मूलतः किस पर आधारित है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये क्या क्या होनी चाहिए? पृथक पृथक होनी चाहिए। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है इसकी, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है। ऐसी शासन प्रणाली में संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? एक व्यक्ति या पद में निहित होती है, जो उसका प्रयोग अपने सहायकों के माध्यम से करता है। इसका कार्यकाल निश्चित होता है और संपूर्ण प्रशासन के शीर्ष पर यही होता है। तो पहली, राष्ट्रपति क्या होगा? वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी, विधायिका और कार्यपालिका की पृथकता। राष्ट्रपति और उसके सहायक विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं और न ही वे विधायिका के कार्यों में भाग लेते हैं। केवल राष्ट्रपति ही विधायिका में अपना संदेश भेज सकता है और कार्यपालिका जो बजट तैयार करती है उससे विधायिका पास करती है। इसी प्रकार विधायिका द्वारा पारित सभी कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के अधीन होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है अवरोध व संतुलन। शासन के विभिन्न अंगों द्वारा एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखने के सिद्धांत पर इस प्रणाली में जोर दिया जाता है। कार्यपालिका या राष्ट्रपति स्वेच्छापूर्ण से ढंग से कार्य नहीं करे, इसलिए उसके द्वारा की गई नियुक्तियों व संधियों की पुष्टि कांग्रेस द्वारा की जाती है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा बनाए नियम व कानूनों की संवैधानिक व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। इस तरह के शासन के अंग एक दूसरे के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर संतुलन स्थापित करते हैं। और चौथा है महाभियोग। इस प्रणाली में कार्यपालिका को पद से हटाने के लिए विधायिका महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके अभाव में कार्यपालिका कार्यकाल निश्चित होता है। और 5वीं विशेषता है उत्तरदायित्व का अभाव। संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका में कोई सवाल जवाब एवं पद से हटाने के प्रस्ताव नहीं किए जा सकते। सॉरी। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या क्या हैं? पहला है स्थिर शासन। इस प्रणाली के शासन में स्थायित्व सुनिश्चित होता है, क्योंकि कार्यपालिका निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है तथा उसे हटाने की प्रक्रिया केवल महाभियोग द्वारा ही की जाती है, जो अत्यंत जटिल है। अतः शासन स्थिर व निरंतरता युक्त नीति का पालन कर सकता है। दूसरा, संकट काल के लिए उपयुक्त। राष्ट्रीय संकटों के समय कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होने से प्रभावी ढंग से निपट सकती है। युद्ध, मंदी जैसी भीषण समस्याओं में भी
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुशलता से शासन किया है। तीसरी है शक्ति केंद्रीकरण से बचाव। शक्ति पृथक्करण पर अवलंबित होने के कारण शक्ति केंद्रीकरण की दुष्प्रवृत्ति से इस प्रणाली में बचा जा सकता है। चौथा है प्रशासन में विशेषज्ञता। प्रशासनिक दृष्टि से शासन में विशेषज्ञता को इसके द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि मंत्रियों का चयन राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और पांचवा और अंतिम गुण है विधायी स्वतंत्रता। विधायिका भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है, क्योंकि उसको कार्यपालिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ये थे इसके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण। अब इसके दोष। पहला दोष है कार्यपालिका की तानाशाही। इसमें कार्यपालिका का स्वरूप तानाशाही हो जाता है, क्योंकि उसके निश्चित कार्यकाल व महाभियोग की ध्रुव प्रक्रिया के कारण उसे पद से नहीं हटा सकते हैं, अतः अधिनायक बन सकता है। दूसरा, शासन के मौलिक अंगों में टकराव। शासन की शक्तियों के पृथक्करण के कारण कई शासकीय अंगों में टकराव हो सकता है। यदि कार्यपालिका किसी एक दल की और विधायिका में बहुमत अन्य दल को मिल जाए तो प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। और तीसरी है शासन में कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा। चूंकि कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होती है और विधायिका भी कार्यपालिका से मुक्त होती है, अतः दोनों दायित्वहीन व अनुशासनहीन ढंग से कार्य कर सकती हैं। विधायिका में लॉबिंग की दुष्प्रवृत्ति अमेरिका में देखी जा सकती है। चौथा है संकट में शासकीय अंगों में असहयोग। संकटकालीन स्थिति में कई बार विधायक द्वारा कार्यपालिका को सहयोग न करने से जटिल स्थिति उत्पन्न हो जा सकती है, क्योंकि कार्यपालिका के महत्वपूर्ण फैसलों का अनुमोदन विधायिका से होने के उपरांत ही उन्हें कार्य रूप दिया जा सकता है। और पांचवा दोष है शासन में बुराइयां। इस प्रणाली में निजी लक्ष्यों, धन के अपव्यय, वर्गीय हितों आदि प्रवृत्तियों को जगह मिलती है। लॉग रोलिंग, स्पॉइल सिस्टम आदि प्रवृत्तियों को जगह मिलती है, जिनके चलते लोकतंत्र में भ्रष्ट व अनैतिक तौर तरीके विधायिका व कार्यपालिका में छा जाते हैं और जनमत के प्रति दायित्व को भुला दिया जाता है। तो ये थे इसके दोष। अब संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या क्या अंतर, क्या भिन्नताएं हैं वो और देख लो। कार्यपालिका के स्तर पर भिन्नता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर का कोई आधार नहीं है। राज्य तथा शासन का एक ही अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में यह अंतर विद्यमान होता है। संसदीय व्यवस्था में नाममात्र का कार्यपालक राजनीतिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता है। समस्त शक्तियां शासकीय जो कार्य हैं वो वास्तविक कार्यपालिका हो जाती है। कार्यपालिका एवं विधायिका की पारस्परिक भिन्नता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से भिन्न होती है तथा विधायिका की कार्रवाई में भाग भी नहीं ले सकती है। कार्यपालिका अध्यक्ष का दायरा अपने सहयोगियों के चयन में विस्तृत होता है, जिससे उसके सहयोगियों या मंत्रियों या विधायकों का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। जबकि संसदीय जो शासन प्रणाली है, कार्यपालिका के सहयोगियों या मंत्रियों के लिए विधायिका के सदस्यों की अनिवार्यता होती है और संपूर्ण कार्यपालिका का निर्माण भी विधायिका से होता है। कुछ देशों में जैसे फ्रांस, श्रीलंका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली के होते हुए भी मंत्री संसदीय विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। तीसरा अंतर है कार्यकाल संबंधी भिन्नता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कार्यपालिका विधायिका पर अपने दायित्व अस्तित्व के लिए निर्भर नहीं रह सकती है। इसका कार्यकाल निश्चित अवधि पर होता है, निश्चित अवधि का होता है। उसके पूरे कोई महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया द्वारा ही उसे पद से हटाया जा सकता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के विश्वास पर्यंत कार्य कर सकती है। और चौथा है विधायी कार्यों में शक्ति भिन्नता। इस दृष्टि से अध्यक्षीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रूप से कमजोर मानी जाती है, क्योंकि
शासन के सभी उत्तरदायित्व विभाजित होते हैं। इसलिए कई बार अध्यक्ष की नीतियां विधायी अवरोध के चलते विफल हो जाती हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली रहता है। पांचवा अंतर है कार्यपालिका शक्ति भिन्नता। कार्यपालिक शक्ति के संबंध में अध्यक्षीय शासन प्रणाली अधिक सुदृढ़ व शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में नीतियां कैबिनेट के साथ संबंध के मामले में संसदीय शासन प्रणाली के प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली होता है, और संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट के निर्णय में सर्वसम्मति आवश्यक होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल में केवल एक मत राष्ट्रपति के मत का महत्व होता है। और छठी है उपयुक्तता के बारे में भिन्नता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली संकट काल के लिए सर्वदा उपयुक्त शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली शांति काल के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली मूलतः शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली शक्ति समायोजन प्रणाली पर आधारित है। तो ये अपना शासन के अंग का अध्याय यही समाप्त होता है।